हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कस्टम आईएएस। तो हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क है क्लास 11th की एनसीईआरटी, उसका अब हम नाइन्थ चैप्टर जो है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो नाइन्थ चैप्टर है वो है कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर बता दूं, ये जो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क 11th की एनसीईआरटी है उसकी एक समरी है, ब्रीफ समरी है, जिसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को मेंशन किया है। ठीक है, तो आप इसको एक अल्टरनेटिव बिल्कुल ना समझे, इसको एक बार अच्छे से पढ़िए, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़िए और फिर लक्ष्मीकांत पे जाइए। अभी जो पीछे के दो चैप्टर हैं ये थोड़े फिलोसॉफिकल टाइप के क्वेश्चन हैं, तो इसमें आपको जो है वो मतलब कंसेप्ट ज़्यादा देखने को मिलेंगे और नंबर्स और फैक्ट कम देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों कहा जाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ना ही बहुत रिजिड है और ना ही बहुत इजीली उसको अमेंड किया जा सकता है। और लिविंग का मतलब क्या होता है, जिस चीज में इवोल्यूशन हो, जो टाइम के साथ बदलता रहे। आपने देखा हमने धीरे धीरे कई सारे, जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को ऐड किया। ठीक है, फिर जीएसटी को हमने इम्प्रूव किया। ठीक है, फिर ईडब्ल्यूएस का हम कोटा लाए। तो जैसे जैसे हमारा समाज इवॉल्व हो रहा है, जैसे जैसे समय की डिमांड है, उस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ कुछ बदलाव किए गए हैं। और इसीलिए हम इसको एक लिविंग डॉक्यूमेंट कहते हैं, क्योंकि ये समय के साथ चेंज हो रहा है और ग्रो हो रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं जो हमारा आर्टिकल 368 है। तो ये आप सबको पता है, आर्टिकल 368 के अंदर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंड करने की प्रोसीजर्स और रूल्स दिए गए हैं, भाई उसको कैसे अमेंड किया जाए। तो देखिए आर्टिकल 368 क्या कहता है, पार्लियामेंट में इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर अमेंड बाय वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन और रिपील any provision of this constitution in accordance with the procedure laid down in this article। ठीक है, तो उसमें कुछ एड ऑन करना है, कुछ बदलाव करना है या उसको पूरा ही रिपील करना है, तो ये सब कुछ पार्लियामेंट कर सकती है, बट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर लेड डाउन इन दिस आर्टिकल। ठीक है, अब वो प्रोसीजर क्या है वो एक अलग मुद्दा है, वो काफी बड़ा चैप्टर या टॉपिक उसको बोल सकते हैं, तो वो उसमें हम नहीं जाएंगे, वो इतना अभी इसमें दिया भी नहीं है। ठीक है, अब सबसे फिर बाद में क्या आता है हमारा कि हाउ टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए यहाँ पे देखिए तीन केस स्टडी दी गई है, तीन केस दिए हैं, 1 2 3। इसमें पहला केस क्या है, सिमिलर टू ऑर्डिनरी लॉ, सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, जैसे हमारे ये डिफरेंट काइंड ऑफ लॉ या बिल पास होते हैं, वो प्रेजेंट एंड वोटिंग, सिंपल वोटिंग से हो जाते हैं। और उसके लिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसके अंदर हमें कुछ भी अमेंडमेंट नहीं करनी होती है। ठीक है, अब जो दूसरी केस है उसमें क्या चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी इन बोथ हाउसेस एज पर द आर्टिकल 368। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, स्पेशल मेजोरिटी मतलब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। ऑलराइट, उसके अलावा मेजोरिटी ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दिया है, सपोज देयर इज अ 100 इज टोटल स्ट्रेंथ, 90 इज प्रेजेंट, तो 90 का 2/3 कितना होगा, 60%। ठीक है, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। अब 100 का टोटल स्ट्रेंथ का 50% से अबाउ कितना होता है, 51%। और यहाँ पे है कितना, 60, मतलब ये भी कंडीशन फुलफिल हो गई, तो स्पेशल मेजोरिटी से पास किया जाएगा। इसमें जैसे आपने हमारा देख लिया, फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 370 जो रिपील किया था, मतलब उसको बदलाव किया गया, तो उसमें केस 2 का इस्तेमाल किया गया था। फिर आता है हमारा केस 3, इसमें हमें चाहिए स्पेशल मेजोरिटी, जो ऊपर मैंने अभी बताया। देन लेजिस्लेचर ऑफ हाफ स्टेट अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जीएसटी। ठीक है, अब हाफ स्टेट का परमिशन कब लिया जाएगा, जहाँ पे पावर ऑफ सेंटर और स्टेट का मैटर होगा। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट, इन चीजों का जहाँ पे मैटर होगा, तो वहाँ पे स्टेट का भी कंसर्न लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक नोट आप देख लीजिए कि जो केस 3 है, स्पेशल मेजोरिटी ले ली, उसके बाद हाफ स्टेट का परमिशन अप्रूवल ले लिया, तो उसके बाद नो रेफरेंडम इज रिक्वायर्ड। ठीक है, उसके बाद किसी भी तरह के रेफरेंडम की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इसमें हमको। ठीक है, अब हम देखते हैं, ऑल अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन आर इनिशिएटेड ओनली। ठीक है, वर्ड देखिए आप, एक्सट्रीम वर्ड, ओनली इन द पार्लियामेंट, नो आउटसाइड एजेंसी लाइक कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन और सेपरेट बॉडी
कैन अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए, आपको कैसे भी स्टेट पीएससी में तो कैसे कैसे कंफ्यूज करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का भी नाम ले लेते हैं, प्रेसिडेंट का नाम ले लेते हैं। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम पार्लियामेंट कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं कर सकता है। इवन हमारी जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो भी अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं कर सकती, ओनली एंड ओनली पार्लियामेंट ही कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है। ठीक है, फिर हमारी एनसीईआरटी की बुक में देखिए ये दो आर्टिकल दिए हैं, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3। इसमें क्या है, पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन न्यू स्टेट। ठीक है, तो पार्लियामेंट है बाय लॉ वो न्यू स्टेट क्रिएट कर सकती है। जैसे आपने रिसेंटली केस में देखा, तेलंगाना हो गया, अब जम्मू कश्मीर को बाइफरकेट करके दो यूटीज बना दी, तो ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर आर्टिकल 3, पार्लियामेंट में बाय लॉ इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट। ठीक है, तो वो किसी भी स्टेट का एरिया है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये सब पावर स्टेट से रिलेटेड जो पावर है उनका जियोग्राफिकल मैटर का वो पूरा पार्लियामेंट के हाथ में है। ठीक है, पार्लियामेंट उसको कर सकता है चेंज। अभी देखिए ये जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा, रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट फॉर सम आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल मेजोरिटी इज नॉट सफिशिएंट। ऑलराइट, when articles related to powers between center and state and representation of states, then consent of states must be taken। ठीक है, must be taken मतलब उनको लेना ही है। अब 50% से अबाउ जैसे ही वो हो जाता है, फिर दूसरे जो स्टेट है अगर वो डिसएग्री भी करते हैं फिर भी इसको अप्रूव कर दिया जाएगा। ऑलराइट, फिर यहाँ पे फेडरलिज्म के बारे में एक छोटा सा फैक्ट दिया है, डेफिनेशन काइंड ऑफ। फेडरलिज्म मींस दैट पावर ऑफ द स्टेट मस्ट नॉट बी एट द मर्सी ऑफ द सेंटर। ठीक है, तो जो स्टेट है उसके पावर है वो पूरी तरह से स्टेट पे डिपेंड नहीं होने चाहिए, सेंटर पे डिपेंड नहीं होने चाहिए। तो इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है, शेड्यूल 7 में हमारी स्टेट लिस्ट। ठीक है, तो स्टेट लिस्ट पे जो पावर है वो एक्शन सारे स्टेट अपनी मर्जी से ले सकता है। अब फिर इसमें देखिए ये दिया है कंटेंट ऑफ अमेंडमेंट मेड सो फार। तो उसका ग्रुप क्या है, 3 ग्रुप में इसको डिवाइड कर दिया है। अमेंडमेंट किस किस टाइप की होती है, टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटिव अमेंडमेंट, डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ पार्लियामेंट वर्सेस जुडिशियरी, और फिर है पॉलिटिकल कंसेंसस। तो ये कोई इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट समटाइम ये आपको टाइप पूछ ले कि भाई कैसी कैसी टाइप की अमेंडमेंट होती है, तो ये आपको पता चलना चाहिए, क्योंकि एकदम आपको सरप्राइजिंग क्वेश्चन फिर लगेगा। तो ये जो है इंक्रीजिंग द एज ऑफ जजेस, देन सैलरीज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये सब टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटिव है। ठीक है, इसको आप गैस कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से अगर रिलेट करता है तो। फिर इसका एग्जाम्पल बुक में नहीं दिया है, पर जैसे कि कोई कोई केस होता है जैसे फंडामेंटल राइट है या डीपीएसपी है। ठीक है, इन मुद्दों पे अगर कहीं पे कोई बहस हो रही है तो समटाइम्स सेंटर ये सोचता है कि भाई मेरा जो लॉ है वो बिल्कुल सही है, और जुडिशरी है वो उसमें कुछ कमियां गिना देती है कि भाई नहीं आपको यहाँ पे सुधार करने की जरूरत है, उनमें आपस में टसल होता है। समटाइम सुप्रीम कोर्ट उसको रिपील कर देता है तो वो नया लॉ लेके आ जाते हैं अलग तरीके से। तो ऐसा सब हमने कई बार देखा है। ठीक है, पॉलिटिकल कंसेंसस में देखिए आप, एंटी डिफेक्शन लॉ हो गया, वोटिंग की एज इंक्रीज करना हो गया। ठीक है, फिर ये लोकल गवर्नमेंट हो गया, 73rd 74th अमेंडमेंट। उसके बाद देखिए थोड़ी फोर्थ टाइप जो है वो कंट्रोवर्शियल वाला है। ठीक है, ड्यूरिंग इमरजेंसी में जो 38 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट थी, 39 थी, 42 जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। फिर उसके बाद जब गवर्नमेंट चेंज हो गई तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो बदलाव किए उनको फिर से जो स्टेटस को वाली सिचुएशन थी उसमें लाए और थोड़ा थोड़ा चेंज किया। 44th अमेंडमेंट जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से बस यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो इम्पोर्टेंट है और उसको अमेंड करने की जो प्रोसीजर है, यही सब बेसिक चीज़ें दी गई है। एक बार आप फिर से नज़र मार लीजिए, देखिए 3 टाइप की अमेंडमेंट होती है, और अमेंडमेंट में स्टेट का कंसेंट कहाँ पे जरूरी है वो दिया है, आर्टिकल 2 और 3 क्या है वो दिया है। ठीक है, और मेजोरिटी कितनी टाइप की होती है, कितने टाइप से उसको अमेंड कर सकते हैं हम, वो दिया है। सिंपल सिमिलर ऑर्डिनरी लॉ, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी विथ कंसेंट ऑफ स्टेट। ऑलराइट, और यहाँ पे ये 368 की डेफिनेशन दी है। बस इस चैप्टर में इतना ही है, तो आपको ये चैप्टर एक बार देख लेना है। और इस चैप्टर में से कंसेप्चुअल कुछ क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं कि लिविंग डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ बताइए, या स्पेशल मेजोरिटी वाला है इस पे सवाल बन जाते हैं। ठीक है, ये कौन सा लॉ में अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है, इस पे सवाल बन जाते हैं। तो ये सब चीज़ों को आपका ध्यान रखना है।
बस ऑलराइट। अब इसका जो लास्ट चैप्टर है फिलोसॉफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। टिल देन, गुड बाय, जय हिंद।